अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक। और गुड मॉर्निंग पब्लिक के साथ मैं हूं हरमीत सिंह और सोहाब सर, और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक का ये खसूसी प्रोग्राम। 2 घंटे के इस पूरे प्रोग्राम में हमारे पास क्या क्या होगा आपसे शेयर करने के लिए वो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हालचाल आपसे ये पूछ लेते हैं कि आपका कल का दिन कैसा गुजरा। और अगर मौसम की बात की जाए, ओ माय गॉड, अजीबो गरीब कमाल की गर्मी, कमाल की, बहुत मिस कर रहे थे और इस्लामाबाद को। बल्कि लाहौर के बाद इस्लामाबाद, और जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं, जहाँ जहाँ से हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हाय गर्मी, हाय गर्मी, और ऊपर से बिजली चली जाए और लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई है। दौरानिया चाहे वो मुख्तलिफ शहरों की मैं बात करूँ, देही इलाकों की सोहा अगर हम बात करें तो वहाँ पे 12-12 घंटों से बिजली गायब है। इसी तरह मैं शहरी इलाकों की बात करूँ तो भाई हमें जो खबरें मौसूल हो रही हैं, वो चाहे वो रावलपिंडी की मैं बात करूँ, या मैं हैदराबाद की बात करूँ, कराची की करूँ, या लाहौर या इस्लामाबाद की, हर जगह पे लोड शेडिंग है। और कल मैं इस्लामाबाद के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फैसल साई साहब से बात कर रहा था तो रात 2 बजे से बिजली गायब है और सुबह 6 बजे बिजली आई। आप अंदाजा लगा लें कि ये सूरत हाल शहर इक़्तिदार की है, तो फिर दीगर शहरों का क्या हाल हुआ होगा। और अगर हम देही इलाकों की बात करें, शहरों की चले हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। इंडस्ट्रीज इससे जितना मुतासिर हो रही है, आपको पता है, स्मॉल स्केल हो या हरमीत लार्ज स्केल हो, सारे यही रोना रो रहे हैं कि भी एक तो मार्च सूरत हाल ऑलरेडी इतनी खराब है, ईद करीब आ गई है। अब दर्जियों की बात करो तो वो कहते हैं हम कहाँ से दें ऑर्डर, लाइट ही नहीं आती मैडम, कहाँ से आप कपड़े दें। बट ऑल दो इन तमाम चीजों के बावजूद एक और खबर है मेरे पास आपको देने के लिए। आज है 22 जून हरमीत, और आज है गर्मियों का सबसे लंबा दिन। और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन छोटे होते चले जाएंगे और फिर रातें लंबी। लेकिन एक चीज सोहा, मुझे तो एक चीज बड़ी ज्यादा पसंद इसलिए होती क्योंकि काम अगर मैं रात, क्योंकि आजकल कोई रात इस तरह जल्दी से गुजर जाती कि रात 12 बजते हैं और फिर आप आग खोलते हैं तो देखते हैं भैया तो 7 बज चुके हैं या 6 बज चुके हैं। सो ये जो टाइम है रात का दौरानी अगर थोड़ा सा बढ़ जाता है। दीगर बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जहां पे मैं रहा हूं तो वहां पे मैंने देखा कि दौरानिया दिन और रात का बराबर होता है बिल्कुल। तो आपके दिन के काम भी पूरे हो जाते हैं और रात की नींद भी बड़े आरामदेह हो जाती है। लेकिन ऐसे में अगर मैं आजकल की रातों की बात करूं तो रातें बड़ी छोटी हैं और वो छोटी छोटी रातों वाला सीन हो जाता है। सो बहरहाल अब आज का दिन काफी लंबा और गर्म भी है। सबसे लंबा, मतलब साल का सबसे लंबा दिन है और गर्म तरीन दिन तो हो भी रहे हैं। और मुझे ये लगता है, मतलब क्या महकमे मौसमियात का भी इस हवाले से यही कहना है कि ईद पर भाई बहुत गर्मी होगी, तो कुर्बानी करें और कुर्बानी के जानवर से जो गोश्त होगा उसको खाए पिए, लेकिन उससे पहले एहतियात लाजिम है, क्योंकि डॉक्टर साहब की मोजे लग जानी है। और जाहिर बात है गर्मी बहुत है, खाएंगे लेकिन एहतियात के साथ और दूसरों का भी ख्याल रखें। लेकिन मैं अरमीत पता है क्या कहती हूँ, मैं आपसे भी कहती हूँ बल्कि सबसे कहती हूँ, देखिए पाकिस्तान बड़ा ब्लेस्ड मुल्क है इस लिहाज से कि चारों मौसम है। तो अगर गर्मी है भी तो यस गर्मी बहुत ज्यादा है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसको एंजॉय भी कर सकते हैं भाई। देखिए ना, आम सीजनल है, लस्सी पिए, आम खाएं, दिन बहुत लंबा होता है, दोपहर को अच्छा सा खाना घर में खाएं, उसका एहतमाम करें। और अच्छा वैसे सो एक और चीज, गर्मियां हैं और गर्मियों में अगर आप हल्का फुल्का खाना खाते हैं, मजे वाला, मजे की सब्जी बनाई और फिर वही पुदीने की चटनी और साथ में लस्सी का गिलास हो, लस्सी का गिलास। कितने सादे हैं आप हरमीत पाजी, बट ऑल दो ये खाना इज द बेस्ट खाना सो फार। तो गर्मियों को एंजॉय करने की थोड़ी सी कोशिश करें। हाल बता गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका कोई ना कोई हल निकाल लें। ठंडे मशरूबात पिए, बाहर जाएं तो एहतियात करें, घर में रहे तो लस्सी पिए, खाना खाएं, ये ठंडी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा पूरे रन डाउन में क्या क्या चीजें हैं हम आपसे शेयर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम, जिसमें आपको हम पूरे घंटे में क्या क्या शेयर करेंगे वो बता देंगे। टॉप ऑफ द ऑल, आपको पता है हम पॉलिटिकल सिनेरियो को आज तो वैसे प्रोग्राम के आगाज में डिस्कस करना, हम मतलब इतना ज्यादा पॉलिटिकल करना नहीं चाह रहे हमने शो को, बट ऑल दो आपको पता है जो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो गैर यकीनी सी है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। कल की जो हैपनिंग है वो आपको पता है, परवेज इलाही साहब को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कल सारा दिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते रहे कवरेज और आपने उस हवाले से देखा। बट ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाली तरीके अदब इस्तेहकाम, और अगर हम पीडीएम की बात करें तो ये आजकल बजट डिस्कस किया जा रहा है, तो खैर हम भी पॉलिटिकल सेगमेंट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे हरमीत, ये बड़ा एक अहम पॉइंट और अहम टॉपिक है। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, बच्चों को ईद ही तो मिलती है और इंतजार भी होता है ईद का कि ईद ही मिलनी है। एग्जैक्टली, लेकिन वो ईदी हो या आपको रोजाना मिलने वाली पॉकेट मनी हो, व्हाटएवर, मुझे लगता है आजकल बच्चों को पॉकेट मनी भी थोड़ी नहीं मिलती। हमारे जमाने में तो थोड़े से पैसे मिलते होते थे और उसको भी हम जोड़ लेते थे।
हाँ। मतलब आज रास्ते में हरमीत मुझे कुछ बता रहा था, रो रो के मिल जाते थे। हरमीत मुझे बता रहा था कि छोटा सा गल्ला रखा हुआ था बचपन से और हम उसमें जमा किया करते थे, मट्टी का बना हुआ, मट्टी का बना हुआ, बड़े मजे लेकिन का। आजकल के बच्चों में हरमीत नहीं है ये ट्रेंड, पैसे जमा करने का ट्रेंड नहीं है, जो आता है हम लगा देते हैं। बड़ों की बात करें, छोटों की बात करें, और ये रुझान बच्चों में ना होने के बराबर है। तो किस तरह से उन्हें बचपन से ही ये आदत डाली जाए कि भाई आप थोड़े से पैसे सेफ भी करें आने वाले मुस्तकबिल के लिए, आपने कोई घर तो बनाना नहीं है, लेकिन आप आदत को डालना लाजिम है। एग्जैक्टली, तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर लास्टली हम आपको पता है ईद की बात, तो आज के बाद ईद तक रोजाना करेंगे कि भाई बड़ी ईद आ गई है, अब बड़ी ईद के लिए जब कुर्बानी का जानवर खरीदने की बात आती है तो अम्मा भी सोचते हैं ओ माय गॉड अब क्या करें। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है इस चीज के लिए कि भी 1 महीना पहले या 10 दिन पहले कुर्बानी का जानवर आ जाना की चाहिए। बुकिंग के लिए भी बड़ी लाइनें लगी होती हैं, उसके उस पर भी हमने माजी में भी बात की है। लेकिन हाँ, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस पर गुफ्तगू लाजिम है, क्योंकि आने वाले दिनों में खाना पीना बहुत सारी चीजें बढ़ भी जाती हैं, तो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, मेरे ख्याल में ये भी टॉपिक में शामिल है। लेकिन अब बात हजारों तक नहीं रही ना, मैं कहती हूँ अम्मा अब्बा रोते हैं इस बात पे और बच्चे भी रोते हैं कि हमें पता नहीं कुर्बानी का जानवर ला के दें। हालांकि माँ बाप इस चीज का इंतजार करें कि ईद के करीब या तो बकरे बहुत महंगे हो जाते हैं या फिर कभी कभी सस्ते भी हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। व्यापारी जो होते हैं जहाँ दूर दराज से आए लोगों होते को हैं, इंतजार होता है इसी दिन का कि हाँ, हम आहिस्ता आहिस्ता दिन करीब आते हैं तो फिर खरीद लेंगे, शायद सस्ता हो जाए। और जब मंडी यानी उनको पता चले कि दिन खत्म है तो फिर आहिस्ता हम देखते हैं कि प्राइस गिर भी जाती हैं, तो कुछ लोग इसी का भी इस मौके का भी फायदा उठाते हैं। लेकिन बात हजारों तक नहीं रही, बात लाखों तक चली गई है। व्यापारी क्या कहते हैं, खरीदार क्या कहते हैं, उनकी दुहाइयां भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसका बिग डिटेल सेगमेंट होगा हमारे पास। ओके जी, टॉप स्टोरीज में हमने बता दिया कि हमने पूरे घंटे में 2 घंटों में क्या क्या शेयर करना है आपसे, बट उसके अलावा एडिटोरियल में हमारे पास कोई जो हैपनिंग है वो क्या क्या है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो अमजद साबरी की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। मुझे तो उम्मीद ये नहीं समझ आ रहा कि आप देखिए इट्स बीन लाइक 7 ईयर्स, 7 साल हो गए। आज भी अगर हम उस दिन को याद करें, बल्कि टीवी स्क्रीन के उस तरफ बैठी पब्लिक को याद होगा कि वो एक ऐसा लम्हा था कि जब मैं स्क्रीन के सामने खड़ी थी, आई वाज एट होम एट दैट टाइम, मैं घर में थी, लिटरली आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी और मैं रो रही थी फ्रॉम नोवेयर इससे पहले। और ये हर जगह में जहां पे हम थे, मैं उस वक्त आउट ऑफ पाकिस्तान था, तो वहाँ पे भी इस किस्म की चीज़ें मैंने देखी और वो जो मनाजिर थे, यानी उनको पहले तो हमने सुना गाते हुए जब वो उन्होंने सुबह जो नशरियात थी सहरी की और उसमें जो उन्होंने कव्वाली गाई, और उसके बाद जो हादसा हुआ उनके साथ यकीनन दिल दहला देने वाला था। वैसे अगर मैं बात करूं सोहा, इस फैमिली के हवाले से गुलाम फरीद साबरी साहब जो थे, कमाल के गायक थे। कव्वाली के हवाले से उन्होंने जो नाम पैदा किया पूरी दुनिया में, कव्वाली के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशनास कर रहा है कि हाँ, कव्वाली की का जो सिलसिला है ये इसको बरकरार रखना, इसको एक नए ढंग पे डाल देना, ये क्रेडिट भी इसी फैमिली को जाता है। और फिर उसी को बरकरार रखना जो है, उस सिलसिले को अमजद साबरी साहब मैदान में, और फिर 17 से ज़ायद ममालिक में वो गए, मुख्तलिफ ममालिक टूर्स, और हर टूर काफ़ी कामयाब रहा, चाहे वो भारत हो, अफ्रीका का ममालिक हो या यूरोप के, तो बहुत सारे ममालिक में वो गए और उन्होंने कमाल करके दिखाया। और उम्मीद हमें वो दिन आज भी याद है, मतलब आज उनकी चूँकि बरसी है तो उनको हम याद कर रहे हैं, ना सिर्फ हम बल्कि तमाम टीवी चैनल्स जो हैं वो आज उनके दोस्त अहबाब से अगर हम बात करें, और वो एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे, कव्वाल घराने से तो उनका ताल्लुक था, लेकिन उनका अखलाक हर उस छोटे बंदे से जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा होते हैं, मतलब आपके गार्ड से लेके अगर आप बात करें मेकअप रूम तक, तो हर बंदा उनके अखलाक के गुण गाता था। 22 जून का जनाब दिन था, रमज़ान मुबारक था, ईद की ट्रांसमिशन थी, वो ट्रांसमिशन में शिरकत के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें गोली मार के कत्ल किया गया, और उनके घर में जो मौजूद बच्चे थे, क्योंकि उनका ताल्लुक अपने भांजी भांजियों से बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा था, और मौके पे वो जान की बाजी हार गए। और आज भी उनको जब हम याद करते हैं तो उनके सहर तारी करने वाली कव्वाली को, गीत को, उनकी आवाज़ को हम याद करते हैं। तो उनके वालिद गुलाम फरीद साबरी और उनका घराना अगर हम बात करें तो कोशिश ये की जा रही कि उनकी लेगेसी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, उनके ख़ानदान के ऐसे जो, अगर आप किसी भी जनरेशन की बात करें, अगर आप किसी भी पीढ़ी की बात करें, तो हर किसी में ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, पूरे घराने ने जो कव्वाली गा के पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अब आप देखें सुहा के कराची में भी धमकियाँ मिलने के बाद फिर वो लाहौर शिफ्ट हुई उनकी फैमिली, और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके 13 साला साहिबजादा और 18 साला उन दोनों ने का जो
मैं देख रहा था उनके जो मुख्तलिफ टेलीविज़न की स्क्रीन पर उनके जो बयानात थे, उनमें उनका कहना ये था कि अब अपने वालिद साहब और अपने परदादे और जो ख़ानदान से उनको ये मिरास में ये कवाली और इसी की खिदमत वो करते जाएंगे और आवाम के दिलों में उसी तरह ज़िंदा रहने की कोशिश करेंगे जिस तरह उनके वालिद उनके दादाजी ने की। लेकिन एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि आज जिस तरह वक्त तेज़ी से गुजरा, 16 जिस तरह 22 जून 2016 को ये वाक़या ये सानिया पेश आया, लेकिन आज भी आप देखें कि उन किरदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने में हमारी रियासत नाकाम रही। हालांकि एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बहुत बड़ा नाम जिसने पाकिस्तान के लिए खिदमत की, जिसने कवाली के लिए खिदमत की, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करा, लेकिन आज भी उसकी फैमिली को कोई इंसाफ नहीं मिला। तो आज हम उनको मिलकर याद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें गरीक़ रहमत करे और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जब भी उनको याद करने का, उनकी बरसी का दिन आता है, हम सब मिलकर उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआए खैर करते हैं। तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से भी दुआए खैर और दुआए मग़फ़िरत। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आपसे शामिल करनी है जो कि पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। एज़ाज़ की बात करें, पाकिस्तान के जो एहसन रमज़ान हैं, उन्होंने अंडर 21 स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है। अच्छा, जब भी हम ऐसे यंगस्टर्स की बात करते हैं हरमीत, हम अगर इनकी माजी में ज़रा सा जाकर देखें ना, तो जो स्ट्रगल इन्होंने की होती है बगैर किसी वसाइल के, बगैर किसी फैसिलिटीज़ के, बगैर किसी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के, दे आर डूइंग एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। तो ये वो जो काम करते हैं इतनी मेहनत के साथ और उसके बाद पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, तो ये क्रेडिट जो हम गुड मॉर्निंग पब्लिक समेत बाकी टीवी स्क्रीन या सोशल मीडिया पर देते हैं वो बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने देखा है सोहा, जितने भी एथलीट्स हमारे पास आए और बैठे हैं और हमने उनसे जब भी गुफ्तगू की है, तो उसमें एक चीज़ हमने देखी यही है कि कहीं ना कहीं वही गफलतें, वही कोताहियां जो उमूमन उनको उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देखें कि एक जज्बा है और वो जज्बा ये है और वो हिम्मत आप ये देखें कि नामुनासिब हालात में घर के हो या दीगर सहूलियात का फुकदान हो, लेकिन उसके बावजूद ये नौजवान खड़े होते हैं, डट के खड़े होते हैं और फिर मुकाबला करते हैं। आप ये देखें कि इनके पास कोचेस की कमी होती है, एक कई मुश्किल से कोई दोस्त कोच बन जाता है जो इनकी रहनुमाई करता है। इसी तरह अगर हम पड़ोस की बात करते हैं, इवन बांग्लादेश इस मामले में अब बहुत आगे तेजी से निकल रहा है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की मैं बात करूं तो अभी देखें कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ना कोई आता पता हमें मालूम है, ना किसी और को मालूम है, ना कोई इस किस्म के इवेंट्स होते हैं। सिर्फ क्रिकेट के अलावा दीगर बहुत बड़ा टैलेंट हमारे पास है जिस पर काम अगर लाजिम है लेकिन काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट जो हमारे पास है वो हमसे जाया हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, हम अगर इनकी बात करें ना, टैलेंटेड लोगों की जो गली कूचों से खेल के अपने आप को पॉलिश करके इस मकाम तक पहुंचाते हैं, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि हमें स्पॉन्सर्स की बहुत बड़ी कमी है। लेकिन मुझे क्या पता है कि हमारे मुल्क में मुखय्यर हजरात की कमी नहीं है। अनटिल अनलेस उनको पता चल जाए या वो अवेयर हो जाए इस हवाले से कि बच्चा इतना टैलेंटेड है, अगर वो तालीम हासिल करना चाहता है, तो मैं उन लोगों से मिलती हूँ जो तालीम के उनके तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार हैं। अगर वो टैलेंटेड है तो उनके आने जाने का या उनके तमाम खेल को सपोर्ट करने का और स्पॉन्सर करने के लिए दे आर रेडी। सो आई वॉन्ट यू गाइज, जो हमें लोग देख रहे हैं, इस तरह के लोगों की मदद किया करें, इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया करें, बिकॉज़ दे आर रिप्रेजेंटिंग। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा और वो ये कि ये ना सोचे कि आप जिसको स्पॉन्सर कर रहे हैं कि वो हमें क्या देगा बदले में। नहीं, आपने सोचना ये कि हमारे मुल्क को ये क्या दे रहा है, हमारे मुल्क की क्या खिदमत ये कर रहे हैं, हमारे मुल्क के हवाले से पूरी दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये किस किस्म से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इसी चीज को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो मेरे ख्याल में इससे मुल्क की और बड़ी खिदमत क्या हो सकती है। और फिर हम स्नूकर की अगर बात करें तो आपको पता है कि ईरान की जो स्नूकर की जो पैशन है उसको हम सब जानते हैं। तो ईरान की जो मिलाद पुराली है उनको इन्होंने शिकस्त दी है, और ना सिर्फ फाइनल में बल्कि सेमीफाइनल में भी ईरान से मुकाबला हुआ था एहसन का। तो ये जो एहसन ने है फिर फाइनल में भी ईरान को शिकस्त दी और ये जीत अपने नाम की, और आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशन एहसन रमज़ान, आपको गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से बहुत मुबारक। ऐसे जीतते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। हमने क्विक सी ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। यू जस्ट कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब होगा डेली डोज, इनका फेवरेट सेगमेंट डेली डोज के बारे में बात करते हैं। डेली डोज जो है उसमें आपको पता है हमेशा हम बड़ी क्यूट सी प्यारी सी खबरें लेकर आते हैं आपके लिए। सबसे पहले इस्तांबुल कराची से आपको खबर देते हैं। इस्तांबुल कराची से ऐसी खबर जो कि मैंने वहाँ पे खुद बाय माई सेल्फ आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज आई हैव सीन कि वहाँ पर अगर हम फ्रीडम की बात करें और स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करें, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, तो बच्चों को ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि उन्हें बड़ा आज़ाद रखा जाता है। बिकॉज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इस्तांबुल तो आपको पता है कि उस ब्रिज जो हम देखते हैं इस्तांबुल का,
मेन ब्रिज है, आधा एशिया साइड पे है, आधा यूरोप साइड पे है। और हरमीत अभी मैं और ये प्रोग्राम में डिस्कस कर, बल्कि हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने फ्री रखा हुआ है इस चीज़ को कि इस चॉइस इज ऑल योर्स, कि अगर आपने पूरे बुरखा पहन के जाना है तो आप जाएं, अगर आपने कोई वेस्टर्न ड्रेसिंग करनी है तो वेस्टर्न ड्रेसिंग करके जाएं। तो वहाँ पे बच्चों को, बड़ों को, हर जनरेशन को बड़ा फ्री रखा गया है कि इस्लाम में जबर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो बच्चों की अगर हम बात करें तो उनकी एफिलिएशन इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अगर मस्जिद की एक वीडियो हमारे सामने आई, जो बच्चा है उसको बचपन से सिखाया जाता है कि इस्लाम जो है कि वो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि आपकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी ख्वाहिश है, मोहब्बत प्यार से कुछ भी इस तरह से आपकी चॉइस है। तो ये बच्चे को हमने मस्जिद में देखा, हरमीत अब्बा जो है इसकी पहली सफ़ में नमाज पढ़ रहे हैं और ये मेहराब बांध के ना, मतलब जो आपके हैं ना इमाम साहब, उनके पास पहुंच गए और क्यूटली उनको, मतलब बड़े हैरानगी से, खुशगवार हैरत से ना कभी इमाम साहब को देखते हैं, कभी अपने वालिद साहब को देखते हैं। और वहाँ पे आपको पता है, आप बच्चों को ज्यादातर इस तरह की हरकतें करते हुए देखते हैं क्योंकि वो रोकते टोकते नहीं, आपने यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जो मर्जी करें। ये मोहब्बत और प्यार की जो भाषा है ना, ये आप इसी से काम लेंगे तो मेरे ख्याल में आप इंसान समेत जानवर के भी दिल मोल लेते हैं। और जो बात हम कर रहे थे, चाहे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि ये भाई आपको एक तरफ तो हमने चॉइस की बात कर ली, जिस तरह सोहा ने बात कर ली, लेकिन हमने देखा है कि जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से हमने वहाँ पे बहुत सारे, जब भी हम मेंबर पे कोई मौलवी साहब बैठा होता है, इमाम साहब बैठे होते हैं और वो जो गुफ्तगू करते हैं, तो हमने सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा ऐसी गुफ्तगू होती है, बड़ी नर्म होती है, बड़ी मज़े की होती है। और यही वजह है कि आप देखिए इस बच्चे को जिस तरीके से अट्रैक्ट हो रहा है। और इससे कबल एक वीडियो वायरल हुई थी कि इमाम साहब जब तरावी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने ये देखा कि एक बिल्ली आई और वो खेलते खेलते, लेकिन उन्होंने वो रुके नहीं, वो उसी तरह शफकत से पेश आए। हालांकि अलग बात है कि कहीं से फतवे भी मिले, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट भी बहुत किया। लेकिन आज की वीडियो बड़े मजे की थी और आप अंदाजा लगा लें कि ये मोहब्बत का और प्यार का पैगाम है। ये बोली अगर मोहब्बत की है तो आप बहुत सारे दिलों को मोल ले लेते हैं। मोहब्बत तो हर चीज़ का इलाज है ना, मतलब आपकी अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मजहबी एतबार से और रूहानी एतबार से, तो मोहब्बत से आप किसी को भी मना सकते हैं। तो बच्चों को ख़ास तौर पर ये चीज़ सिखानी चाहिए कि चॉइस इज़ ऑल योर्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगला डेली डोज जो है वो बड़ा कीमती डेली डोज है, मतलब बड़ा महंगा डेली डोज ना, लेकिन ट्रेंडी भी है। जिद्दत आ रही है हर चीज़ में। जहाँ पर आप पहले एटीएम मशीनों से सिर्फ आते पैसे देखते थे, अब आप एटीएम मशीनों से आते सोना भी देख सकते हैं। जनूबी कोरिया से आपको एक खबर देनी है जहाँ पर सोने की एटीएम मशीन्स जो है वो नस्ब की गई हैं। पहले तो हरमीत उन्होंने एक मशीन नस्ब की, लेकिन उनको फीडबैक बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि एक तो आपको पता है जनूबी कोरिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उस महंगाई की वजह से अब जो यंगस्टर्स हैं, नौजवानों में गैर मामूली इस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन देखी जा रही है, क्योंकि थोड़े पैसों में आप अगर इस एटीएम मशीन में पैसे या क्रेडिट कार्ड डालते हैं तो उसके एवज आपको सोने के सिक्के, जो कि मुख्तलिफ मतलब 1.3 ऑन्स तक आप वो जो सोना है वहाँ से निकाल सकते हैं। एक तो आप एक छोटी सी टिक्की निकाल सकते हैं उसकी सोने की, या आप एक सिक्का निकाल सकते हैं। अच्छा, वैसे सोहा मेरा वास्ता पहली बार इस तरह की एटीएम के साथ हुआ था, लेकिन वो सोने की नहीं थी, वो खाने पीने के हवाले से थी, बिरयानी की थी, मशरूम्स के हवाले से और मशरूबात के हवाले से थी। तो वो जब मैंने देखा, मैंने कहा रब्बा, सिक्का डालना है और फिर चीज़ें मिलनी है। तो ये चीज़, क्योंकि जाहिर बात है हम जब यहाँ से आते बाहर देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, और वैसे मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि 16वीं या 17वीं सदी अगर आपने देखनी है तो कभी कभी आप हमारी तरफ आ जाया करें, देखा करें, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये चीज़ें अब आप देखेंगे महंगाई के बावजूद वो चीज़ें कामयाब, और लोग जो हैं धड़ाधड़ भी लाने में लगे हैं और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं कि भैया सोना जो है किस तरह निकाला जाए। लेकिन हाँ, आपको पता है कहा जाता है, ऑब्वियसली आप में जानते हैं कि सोना बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट होती है। महंगाई के वक्त में खासतौर पर अगर किसी ने पैसे सेव करने होते तो पैसों की बजाय, मतलब लिक्विड मनी की बजाय सोना रखते हैं अपने पास। और पाकिस्तान में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा एक्सेल भी किया है, लोगों ने इसको अपनाया भी है कि जब महंगाई है, डॉलर ऊपर नीचे जाता है तो लोग सोना ले लेते हैं, उसको जमा कर लेते हैं। जैसे आजकल सोने की कीमत पाकिस्तान में क्या जा रही है, तो जिन्होंने कुछ अरसा पहले सोना लेके जमा किया है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, आज तो उनके बारे में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले लोगों ने प्याज भी जमा किए थे, वैसे आपको याद होगा। खैर, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और पैसे जमा करने का बेहतरीन तरीका है। तो जनूबी कोरिया के लोग अब एक मशीन की बजाय 10-15 मशीनें चाहते हैं इर्द गिर्द, और वहाँ की गवर्नमेंट ने अब नस्ब करना शुरू कर दी हैं। आगे बढ़ते हैं, आखिरी खबर आपको देते हैं। आखिरी खबर जो है वो, अगर आपको कोई मसला है तो ठीक हो जाए, और अगर आप ठीक नहीं होंगे तो फिर आपको सांप थेरेपी जो है ना वो करानी पड़ेगी। तो आप इससे अच्छा खुद ही ठीक हो जाए। लेकिन चले फिर भी आपको बताते हैं सांप थेरेपी क्या है। इंडियन एक खातून है, थेरेपिस्ट है, पिछले 10 साल से वो ये काम कर रही हैं। केकड़े,
और मतलब बिल्कुल, सांप जहरीले और कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े। अब ये उनसे करती है आपका इलाज, और इलाज मुआवजा होता भी है। बकौल इनके हरमीत ये कहती हैं कि एक मर्द आया हमारे पास, उसका रोड एक्सीडेंट हुआ था। अब वो ना खाना खाता पीता नहीं था, सांप थेरेपी इन्होंने की, उसका मुंह चलना शुरू हो गया, उसने खाना शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे ये थेरेपी मैंने बहुत पहले भी देखी है और मैं देखी वो खौफ आ गया भैया कि वैसे अगर आप ये वाला हो ना तो वैसे भाई बाबा जी का ठुल्लू अगर सामने आ जाए तो भाई वाट लग जाती है, अब वैसे ठीक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में शायद डर के मारे जब इस किस्म के जहरीले सांप कीड़े मकोड़े, माफ कीजिएगा, आगे मैं आपसे पहले बता रही हूँ कि ठीक हो जाए, वरना हमने सांप थेरेपी करा देनी है आपकी। तो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। हम लेनी एक ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लेते हैं भाई, वापस आते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात सियासत की जाए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है दिन ब दिन बहुत सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। कोई लंदन की तरफ तो कोई पेरिस की तरफ जा रहा है, कोई जो है दुबई की तरफ भी चला गया है। लेकिन इसी पर गुफ्तगू करने के लिए नज़ीर लुगारी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं हमारे साथ मौजूद हैं। लुगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर, हम इस वक्त देख रहे हैं कि एक तरफ तो बजट की बात जब आ रही थी तो उसमें हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस पर हमने उनके बयानात भी देखे, लेकिन अचानक बयानात में कमी आ रही है और कहीं ना कहीं जब से जो 25 अरब से 30 अरब रुपया जो है वो दिया गया या उसका वादा गया है तो कुछ नरमी इस वक्त दिख रही है। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं इस वक्त बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। क्या लगता है सर, जो सब्ज बाग या हरे बाग जो है दिखाने की कोशिश की गई थी और कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो साहब जो है शेरवानी की भी तैयारी हो रही थी, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मामला फिर कहीं हवाओं का रुख और हो गया सर? तो ये कि शेरवानी का मुझे मालूम नहीं है, और मेरे ख्याल में बिलावल को तो शेरवानी बिल्कुल नहीं जचेगी। इमरान खान को जचती थी? नहीं, वो उनको जचे ना जचे, इमरान खान तो इमरान खान है ना, उस पर क्या कर सकते हैं। तो बिलावल को जचेगी नहीं, उन्हें शेरवानी पहननी भी नहीं चाहिए। और इनके यहाँ शेरवानी पहनने की कीमत होती है, तो वो कीमत उन्हें अदा नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि जी मुल्क के लिए लोग कुर्बानी नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे ही इक़्तिदार के इन झमेलों में जो है वो नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने कहा है कि जो है वो इनके इख्तलाफात वगैरह थे, तो इख्तलाफात इस हद तक तो बिल्कुल जायज़ थे कि हमारा, आपने सराइक की बेल्ट देखा है किस तरह मुतासर हुआ पिछले साल, और सिंध में बलूचिस्तान में एक तबाही आई है। अगर मजमूई तौर पर तमाम सैलाब ज़दगान के लिए ही कुछ वो किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। एक सिंध में ही नहीं सैलाब आया था, बलूचिस्तान भी बड़ी तबाही से गुजरा है और सराइक की बेल्ट भी बहुत बड़ी तबाही से गुजरा है, तो इस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नज़ीर लुगारी साहब, कल आप जी कंटिन्यू करें सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये कि पेरिस जाने वाले जो हैं वो बड़ी आस लगा कर गए हैं और आखिरी कोशिश करने गए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि जिन्होंने आपको दीवार से लगाया हुआ है वो आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ ज्यादा बेताब होंगे। पता नहीं आपको क्या क्या जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, फिर ही आपको कुछ मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है। सर, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि फौजी अदालतें जो हैं उसमें सिविलियन के जो ट्रायल है उनके खिलाफ दरखास्तों पर अब 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, और फिर इसके साथ साथ आपको सदर मुमलिकत ने जस्टिस फायज़ा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। सर, अब अदालतें जो हैं इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो मामला 9 मई का था और चीज़ें जो आगे हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इससे बेंच की तश्कील के बाद चीज़ें होंगी बेहतर? एक तो ये कि लार्जर बेंच है और वो चले गए एक फैसले की तरफ, और एक चैलेंज हुआ है। बेसिकली फौजी अदालतें ज़ाहिर फौजी मामला होते हैं जिन पर वो ट्रायल करते हैं, और सिविलियन पर वो ट्रायल नहीं किया करते हैं। मार्शल की हालत में ट्रायल करते हैं। मार्शल होता है, खुदा ना करे इस वर्क में कभी मार्शल लगे, तो मार्शल नहीं है तो फिर आप फौजी अदालतें चलाना चाह रहे हैं। इससे पहले भी ये कोशिश की गई थी, और ये जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ था और फिर जनरल राहील शरीफ की तरफ से ये जो वो किया गया ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया और ज़रबे अज़ब किया गया, तो उसके बाद तो एक वो हुआ था बच्चों पर, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद वो बनी थी फौजी अदालतें। और फौजी अदालतें जो थी उनका काम जो था वो
वो तो बहुत ही वो था, हमें नहीं मालूम कि कितने लोग जो थे जिन्होंने जो किया था, बच्चों को शहीद किया था, उसमें से कौन लोग थे जी। जो पकड़े गए या जिनको सजा हुई है। जाहिर है हमारा मुतालिया और हमारा नॉलेज महदूद है, और हमारा इसके अलावा ये कि हमारी बातें भी याद नहीं रहती हैं, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि जो जिस शख्स ने माना था कि हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को कत्ल किया, वो कस्टडी से फरार हो गया। वो फरार हो गया Yes, सर। yes. लेकिन सर एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कल हमने देखा कि जो फौज का काम नहीं है वो माजी में भी उसने किया, और आज फिर वो फिर आई है मैदान में मुआशी सूरत हाल को बदलने के लिए। माजी में जब वो साथ देते थे इमरान खान साहब का या दीगर तहरीक इंसाफ का, तो फिर कहा जाता था कि भाई उंगली से पकड़ पकड़ के लेके जाया जा रहा है। आज आपको नहीं लगता कि ये 14 जमातें जो तजुर्बाकार भी है, तो अब उंगली से पकड़ना के माशी हवाले से इनके बड़े लालात थे, दावे भी बड़े बड़े थे, अब फिर इनको सहारा देने के लिए फौज आ गई है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के जो भी इदारे होते हैं उनकी एक ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग होती है कि उन्हें सिक्योरिटी कैसे करनी है, उन्हें कैसे अटैक करना है, कैसे उन्हें डिफेंस करना है, ये उनकी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल जी। उनको इकोनॉमिक की ट्रेनिंग क्या होती है, वो किस तरह से इकोनॉमिक की ट्रेनिंग। हाँ, हमारे यहाँ एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा राइज है, वो ये है कि 10, 15, 20 ऐसे फीते बना दिए गए हैं जहां से आदमी गुजर कर किसी मंजिल तक पहुंचता है। अगर उन फीतों को अगर आप वैसे ही हटा दें, जिस तरह से कहा गया है कि जनाब वो आकर 1 विंडो कर लेंगे, तो 1 विंडो यही कर दें। हमें तो मालूम है। देखें अमित, मैं खुद अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। एक मुल्क में मैं गया हूँ बाहर, उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए आना चाह रहे हैं, और 600 मिलियन यूरो का एक जमाने में इन्वेस्टमेंट जो है वो देने के लिए तैयार थे, और लोग बिल्कुल अपनी कमिटमेंट कर चुके थे। सबसे पहले ये हुआ है कि जो उनको लीड करता उस मुद्दे से जाकर कहा गया कि आप पहले बताएं हमें कमीशन कितना दोगे। ठीक है नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मॉर्निंग। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, अथॉरिटी ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है। तमाम कंसर्न महकमा जात जो है वो अपना अपना काम करेंगे तो शायद फिर एज अ होल सिस्टम पाकिस्तान का जो है वो बेहतर हो सके। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, और पूरे जो ब्रेक था ना उसमें हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हमने शो में आपसे ऐसी कौन सी बातें करनी है जो आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, क्योंकि हमने पॉलिटिकल सिनेरियो को भी डिस्कस कर लिया, कुछ ऐसी बातें जो कि सियासत में हो रही हैं वो भी डिस्कस कर ली, कुछ ऐसी बातें जो आपके घर पे होती हैं और आप उससे रिलेट कर सकते हैं, वो बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है भाई कि पैसे जमा करने हैं, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है। इस पूरे घंटे में 2-3 चीज़ें जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी है, ये आदत हरमीत बच्चों में बिल्कुल नहीं है आज होने के बराबर है। क्यों? एक तो वजह बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बच्चों की डिमांड्स भी बहुत ज्यादा है। जो पैसे उनको मिलते हैं फौरी तौर पर अगर वो अपनी डिमांड्स या अपनी जरूरियात पूरी करते हैं तो पैसे तो खत्म हो जाते हैं। मुझे ये सारी चीजें देख के ना थोड़ा लाइटर मूड पे भी जाते हैं। हमारे दौर में आज के दौर को कंपेयर करें, मैं अपने बात करूं क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा भी हूं, तो अगर हम उस वक्त की बात करें, आजकल के बच्चों को जब वो मुंह खोलते हैं तो भैया पैसे थमा दिए जाते हैं। हमारा वक्त ये था कि जब तक हमने ज़मीन पर लेट कर नागिन डांस ना करना होता था तब के बाद हमें 1 रुपया नहीं मिलता था, और वो रुपया जब मिलता था तो उसमें भी कहा जाता पुत्र अठन्नी जड़ी है ना वो आपने रखनी है, जो आपके पास भाई मनी बॉक्स है मट्टी का उसी में रखना है। और फिर हमें इंतज़ार होता था कि जैसे विसाखी आएगी, ईद आएगी, क्योंकि हमने चीज़ें लेनी है, चॉकलेट्स लेने, मज़े मज़े की चीज़ें लेनी है, तब फिर उस मटके को तोड़ के और गिन गिन के 1-1 रुपया, 2-2 रुपये, 3-3 रुपये, 5-5 रुपये, 10 रुपए का नोट मिलता तो वही खुशी इंतहा की होती। ये जो चीज थी आज वो खुशी ना उस चेहरे पे हमें नजर आती है। हरमीत सस्ती थी, एग्जैक्टली, छोटी-छोटी अब महंगी बड़ी है। बच्चा डिमांड करेगा तो क्या करेगा, अब्बा आईफोन ले दें प्लीज, अब्बा टैब ले दें प्लीज, अम्मा मुझे ये गिफ्ट चाहिए। एक छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे डिमांड यही। और आईफोन, अच्छा स्टैंडर्ड भी देखें ना, आईफोन चाहिए होता है, ये भी नहीं कि एंड्रॉइड फोन चाहिए, ये भी नहीं कि फोन या लैपटॉप चाहिए। अच्छा एक तो स्टैंडर्ड कॉन्शियस हो गए हैं, स्टेटस को हो गए हैं बच्चे, प्लस फिर हमें डिमांड्स, देखिए माँ बाप बाजुकात आपको पता है बहुत कर्ज लेके भी और बाजुकात बहुत मुश्किल में आके भी लेकिन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। बच्चों को बचपन से ही सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो अपने अपनी चादर देख के पाँव फैलाने हैं, दूसरा अगर आप अपने माँ बाप पे बोझ नहीं डालना चाहते तो आपको पैसे जमा करने चाहिए, ये आपके लिए भी बेहतर और आपके अच्छे बुरे वक्त के लिए भी। और मेरे ख्याल में सोहा, अगर बच्चा यानी कुछ लोगों में इस किस्म की आदत होती है कि भाई बच्चे को पैसे थमाना, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक बच्चा जो है बच्चा है उसको खर्च करना ना दे और ना पैसे उनके हाथ में थमाए, ताकि उसको पता चले कि हाँ ये 5 रुपए का सिक्का है, अब तो सिक्के आ गए हैं, हाँ ये 10 रुपए है, ये उसको ना मालूम हो। तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले और बहुत सारी जो आपने बात की है, यानी ये आदत जब आप बड़े होते हैं
तो बहुत सारी चीज़ों के हवाले से आप पहले से तैयार भी होते हैं और आपको पता होता है कि मैंने खर्च कैसे करने, कितने करने, कहाँ करने हैं और कितने मेरे पास पॉकेट में रहने और आगे जाके ये दिन या ये महीना मैंने कैसे गुजारना है। अच्छा, तो ये जिंदगी में आपको उस बचपन से अगर आप तैयारी आपकी शुरू हो जाती है तो मेरे ख्याल में जब आप पे मुश्किलात भी आते हैं, मुश्किल वक्त भी आता है, तो आपको खर्च करने का तरीका भी आता और है। खवातीन में खास तौर पर हरमीत जो बच्चियां हैं ना, उनमें कफ़ायत शुमारी होनी चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि लड़कों ने आगे जाके घर संभालना होता है और फिर बेटियों ने आगे जाके जब अपने घर जाना होता है तो हस्बैंड को भी देखना होता है। तो ये जो छोटी उम्र से हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि अगर हमें जोड़ा खरीदना है तो जरूरी नहीं कि 16 से 20 हज़ार का हो, 10 हज़ार में भी काम चल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 हज़ार में ले लें, लेकिन ऊपर नीचे थोड़ा आपको करना पड़ता है चीज़ों को, तो पैसे जमा करने आने चाहिए। ये हमने डिटेल में डिस्कस करना, और हमारे जो माहिर नफ्सियात, ऑब्वियसली नफ्सियात का काम है, तो ये साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ होंगे, इनसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आज के इस पूरे घंटे में। और इसके अलावा हमने आपको लेके जाना है भाई मवेशी मंडी। आपको बताना है कि कौन सा तगड़ा है और कौन सा बकरों की जोड़ी बड़ी मशहूर है, भाई कौन सी देसी घी का तड़का। अच्छा, खाने से याद आया हरमीत, आपको पता है जो चारा है ना वो बहुत महंगा हो गया, व्यापारी जो है ना वो बड़ा इस चीज और एक और चीज मैंने माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया, लेकिन एक और चीज जो आपने देखी है, जो तस्वीर हमारे सामने आती है, जो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं, अब आप देखें मुल्तान के एक इलाके में मवेशी ट्रक उलट गया तो जितने मवेशी लोगों के हाथ लगे वो लेके चले गए। ये चीज़ भी मैंने देखी, बड़ा अफसोस होता है क्योंकि उन लोगों ने पूरा साल इस पे मेहनत की है। फिर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जगह जगह पुलिस खड़े हैं, जो कि होना चाहिए था कि उनका काम है सिक्योरिटी का, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी किसी और मकसद के लिए। और कल मैं एक व्यापारी को देख रहा था कि वो रो रहा था लिटरली कि पूरा साल हम मेहनत करते हैं, ईद कुर्बान का इंतजार होता है और जैसे निकलते हैं तो पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों में वो चौकन्ना खड़े होते हैं इसी इंतजार में कि अब इनसे पैसे कैसे लेने हैं और आगे की तरफ। और उनका ये भी कहना है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तब भी पैसा वसूली का सिलसिला जारी है। देखिए ना कि आप अगर व्यापारियों की दुहाइयां सुने तो व्यापारी ये कहते हैं कि एक तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी हो रही है, फिर चारा बहुत महंगा हो गया, फिर उस जगह का ठेका जहाँ पे मवेशी मंडी लगी हुई है तो उनके आधे से ज़्यादा पैसे तो इन सब चीज़ों में निकल जाते हैं। ऑल दो इन तमाम तर सहूलियात के होने के बावजूद भी अभी व्यापारी कितना ज़्यादा इस बारे में अपसेट हैं और कितना ज़्यादा वो डिसहार्ट हैं कि हमने पूरे साल में एक महीने में कमाना होता है। खैर हम आपको पहले मुल्तान लिए चलते हैं और मुल्तान से शाहिद इमरान कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगे इस हवाले से कि वहाँ पर क्या क्या व्यापारी कर रहे हैं, ख़रीदारों की क्या डिमांडें हैं और व्यापारी क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। जी शाहिद बताइएगा क्या सिचुएशन है आपके पास मुल्तान में की मवेशी मंडी में? जी बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में 6 आज़ी मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। मैं इस वक्त भावलपुर बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ सराई जहाज़ों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद हैं और 5 लाख रुपए से ऊँट शुरू हो रहा है उसकी कीमत और 20 लाख रुपए तक वो जा रही है। और यहाँ पर जो है व्यापारी हजरात से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर कोई किसी किस्म के कोई इंतज़ामात नहीं किए गए, ना ही पीने का साफ़ पानी है, ना ही जानवरों के लिए इस्तेमाल के लिए पानी है, ना ही सायेदार जगह का एहतमाम किया गया है और ना ही जो है यहाँ पर चारा मिल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया जो है उन्होंने दावा किया था यहाँ पर जो है सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर मेडिकल का अमला भी अभी तक तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है व्यापारी हजरात को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने जो है वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है कि मंडियों में सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि व्यापारी हजरात की जो है मुश्किलात वो कम हो सकें। जी ठीक है शाहिद, थैंक यू अपडेट करने के लिए। और सूरत हाल देखिए वही है जो हम डिस्कस कर रहे थे, वही मसाइल जो कि तू। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त सेटअप आप जिधर भी देखें निगरान सेटअप है, उनका कोई लेना देना नहीं है। दीगर मामलात में बड़े एक्टिव हैं पकड़ दकड़ के मामले में, लेकिन जब इंतजामात की बात आ जाए, जब शहरियों के हवाले से या व्यापारी की दुहाई के हवाले से बात की जाए या पुलिस जिस किस्म से एक्टिव हमें दीगर मामलात में नजर आ रही है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर मेडिकल अमले की बात की जाती है। मैंने ग्राउंड पे काफ़ी रिपोर्टिंग की है, मुझे याद है कि किस तरह चीज़ों को रखा जाता था। इंतज़ामिया ACDC जो है वो सारे वहाँ पे मौजूद हुआ करते थे। आज इंतज़ामिया गायब है, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी हमारे यहाँ काम नहीं करती, करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी उनको थमाई गई हैं और फिर आसपास जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है तो उनको अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे जाके मवेशी मंडी में जो स्मेल है, जो गंदगी है, उसमें वो जाके थोड़े से चेक एंड बैलेंस रखें। जो सिपाही उन्होंने खड़े होते हैं तो उन्होंने भी देखना होता है कि भैया उनकी नज़र होती है। ये सारी चीज़ें वो मैं बयान करूँ जो मैंने खुद देखी हैं, हाँ जो रियल है, जो जहाँ पे वो देखते हैं कि व्यापारी ने अब सौदा कर लिया, खरीदार बकरा लेके चला गया या कोई और, जैसे हम देखते हैं ऊंट या दीगर मवेशी जो हैं
जब वो उसी पर नजर होती है और उसके बाद फिर वो जाते हैं कि भैया आप इतने पैसे मेरे पॉकेट में भी रख रहे। ये चीजें मैंने नोट की और मैंने लास्ट टाइम इस्लामाबाद की इंतजामिया को इससे आड़े हाथों भी लिया था और ACDC ने उस पर नोटिस भी लिया और बाकायदा शख्स पुलिस कई एहलकार को मुअत्तल भी किया गया था। आपको पता है आवे का आवाज जो है ना वो बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल। अब देखिए ना, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या मसाइल है, लेकिन तनकीद कतई तौर पर हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ बताना ये चाहते हैं कि ये आम आवाम कहती है, ये आम आवाम की दुहाइयां हैं, हो रहा है और ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। बिकॉज आई हैव सीन, और हरमीत ने भी ये चीज़ देखी है, और फिर जो खरीदारी करने के लिए खरीदार जाते हैं ना, वो ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं। और इन मसलों को एड्रेस करने के लिए वो कौन लोग जिनको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है, महकमा जात लाइव स्टॉक की बात करें, या जो इन एरियाज में DCAC होते हैं, जिनका काम होता है कि खासतौर पर इन दिनों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। अब वो अगर सर्वेंट है भाई, वो हमारे मुलाजिम हैं, उन्हें हमारी खिदमत के लिए तैनात किया गया है, हमारे टैक्स से पैसा जाता है उनको, लेकिन फिर भी अगर आप ना करें काम तो फिर मर्जी आपकी, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ नहीं तो अल्लाह के पास देना पड़ेगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको एशिया की सबसे बड़ी मंडी में ले जाते हैं। कहाँ पे? एशिया में कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। अच्छा, वैसे आप अगर खरीदारी करने जाते हैं तो मैंने आजकल एक लोगों में ट्रेंड देखा है, चाहे खरीदारी उन्होंने ईद से 4 दिन पहले करनी हो, विजिट रोजाना करते हैं। हाँ, वैसे चक्कर लगा, वो चक्कर भी लगाते हैं। अच्छा, वो बच्चे भी उनके साथ होते हैं, फैमिली भी हमारा होती है, तो बच्चे जो हैं वो बड़े खुश होते हैं कि अब पापा ये लेना है, पापा वो लेना है। तो ये एक, हाँ, उसमें भी हम देखते हैं कि कोशिश होती है कि हाँ दाव वगैरह जो है, भाव दाव करके कुछ चीज़ अच्छी मिल जाए भाई, लेकिन विजिट रेगुलर होता है, फिर इंतजार होता है कि हाँ थोड़ा सा और सस्ता हो जाए। अच्छा, एक एक्टिविटी है ना आजकल, मैंने देखा बड़े सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं कि ये देखे ना, ये इसका बैल है, इसका नाम चांदनी रखा हुआ है, और जो बकरे हैं उसकी जोड़ी का नाम कुछ और है, कोई सिमरन है, कोई राहुल है, और इस तरह से ना। लेकिन राहुल गांधी नहीं आया। लेकिन आपको पता है अब बात हजारों तक नहीं रही, लाखों तक पहुंच गई है। हमारे भी बस की बात तो नहीं है खैर, लेकिन अब भी कराची की जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ब्यूरो चीफ है हमारे समर अब्बास वहाँ पर मौजूद है, और समर इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। समर बताइएगा वहाँ क्या सिचुएशन है, सबसे अच्छी जोड़ी किसकी है? हाँ जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ये नॉर्दर्न बाईपास पर जो है ये मंडी कायम है। 700 एकड़ पर ये मंडी जो है वो कायम की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज़ायद जानवर जो हैं इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं। चंद रोज़ रह गए ईद उल अज़हा में, और मंडी में जो है हम देख रहे हैं काफ़ी रश भी है और सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। मज़ीद हम जानते हैं, हमारे साथ यहाँ मवेशी मंडी के तर्जमान यावर चावला मौजूद हैं। यावर साहब, ये बताइएगा कि मवेशी मंडी में जो अगर ख़रीदार आना चाहता है तो उसके लिए क्या इंतजामात किए गए हैं सिक्योरिटी के भी, और यहाँ पे कितने जानवर जो हैं वो अब तक आ चुके हैं? देखिए, इस वक्त समर अब्बास साहब 4.5 लाख के करीब जानवर पहुँच चुके हैं मंडी के अंदर, और रोज़ की बिना के ऊपर ख़रीदारों का बड़ा तांता बंधा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट कल के दिन के अंदर कोई 20,000 से ज़्यादा की ख़रीदारी हुई। और जानवरों के लिए मैं आपको बताऊं कि कराची वाइट्स के लिए कि इतनी बड़ी कलेक्शन आपको कराची में कहीं नहीं मिल सकती। ये कलेक्शन आपके लिए लेकर ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए हैं, सिब्बी से लोग आए हुए हैं, और ये कलेक्शन लेकर वो आए हैं कि कराची वाइट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये जानवर माशाल्लाह देखें, इसकी हाइट जो है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे, मेरे ख्याल से इस वक्त कोई 8 फीट से ऊपर की इसकी हाइट होगी, क्योंकि आप ये देखें अभी तो बिल्कुल अभी तैयारी के माहौल में बहुत अच्छा ये जानवर है। ये बताएं इसकी क्या कीमत क्या लगाई है आपने? 30 लाख। 30 लाख माशाल्लाह जी, ये 30 लाख का ये जानवर है। जबकि इसी तरह अगर मैं मंडी की सूरत-हाल दिखाऊं रमीज़ आपको, तो तमाम जो जानवर हैं मंडी के अंदर मौजूद हैं बहुत अच्छे जानवर हैं और सेहतमंद जानवर नज़र आ रहे हैं, और बाकायदा जो है डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है जो कि इन्हें चेक कर रही होती है, और सर्टिफिकेट के बाद ये जानवर जो हैं अंदर आ रहे होते हैं। मज़ीद ये जानते हैं सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं चावला साहब? देखिए समर अब्बास साहब, इस वक्त हमारे पास 3 टियर के अंदर सिक्योरिटी है। इनसाइड रेंजर्स की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है वो हायर्ड है, बाहर आपने सिंध रेंजर्स लगी हुई है आपने देखा। उसके अलावा सबसे पहली लेयर के ऊपर सिंध पुलिस के जवान इस वक्त बिल्कुल इंटैक्ट हैं। 3 रास्ते जो इस मंडी को आते हैं, एक मेमार का रास्ता, एक नॉर्दर्न बाईपास का रास्ता, और एक मेमार के अंदर से एक तीसरा रास्ता जिसको जंजाल गोट का कहते हैं। तीनों रास्तों के ऊपर प्रॉपर डिप्लॉयमेंट है, और हर रूट के ऊपर 8 चेक पोस्टें हैं, तो सिक्योरिटी के कोई प्रॉब्लम नहीं है। कराची वाले बिल्कुल खुले दिल के साथ 24 घंटे आ सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पे लाइट का इंतज़ाम है कि आप रात 4 बजे भी आके ख़रीदारी कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया। ये थे यावर रज़ा मवेशी मंडी के तर्जुमान। इनका कहना है कि शहरी जो है बिला खौफ व ख़तर मंडी में आएँ और ख़रीदारी कर सकते हैं और सिक्योरिटी के जो है वो भरपूर इंतजाम किए। जी बिल्कुल सोहा, आपने देखा कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी ये है। और देखें एक चीज़ जो मैंने देखी है वहाँ पे कराची में भी अगर हम देखें और दीगर इलाकों में भी इसी तरह इंतजाम ना होने के बराबर हैं। और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी ग्राउंड पे देखते हैं और वो सारी चीज़ें जो है हम ले आते हैं टेलीविज़न की स्क्रीन पर। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपने देखा कि मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में हम गए, आपको दिखाए मुख्तलिफ किस्म के जानवर। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें, जब बड़ी ईद आती है तो फिर खाने पीने के और दावतों के जो रिवाज है वो भी बढ़ जाते हैं। भाई आज आप मेहमान हैं तो कल आप मेज़बान बन जाएंगे। लेकिन ज़्यादा खाने से यानी ज़्यादा गोश्त खाने के जो मनफी असरात हैं वो क्या हो सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर काशिफ मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम देखें इस वक्त जो जब भी ईद कुर्बान आती है और फिर हम देखते हैं कि भी दावतें हैं, भी हमने तड़का भी लगाना है, हमने जाके फ्राई वगैरह करके हमने बारबेक्यू भी करना है, तो ये जो सूरत हाल होती है इस पर और फिर मुसलसल ये सिलसिला चलता है। सुबह चाहे वो नाश्ता हो, नाश्ते से रात तक बारबेक्यू हो, ये सिलसिला चलता रहता है। इस पे कितने मनफी असरात पड़ते हैं मैदे पे और क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप खाते हैं, कितना वक्फा होना चाहिए दरमियान में? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेल इन टाइम के ईद से 5 दिन 6 दिन पहले भी आपने कर लिया जी, क्योंकि एंड टाइम पर तो लोग इतने मसरूफ हो जाते हैं कि वो कुछ सुनते नहीं हैं। जैसे आपने जानवर का बताया कि जानवर लेना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो ठीक लिया हो। कोई बीमार जानवर या कुछ आ जाए तो वहीं से काम खराब हो जाता है। जहाँ तक ताल्लुक है गोश्त खाने का, या कई किस्म की मिथ्स बनी हुई हैं। एक कहते हैं जी फौरी तौर पे ज़िबा करके नहीं खाना, ये ऐसी बात हमारा डाटा नहीं बताता। हमने जो डाटा देखा हुआ है उसमें यह है कि अगर आपने उसको प्रॉपरली उसको ज़िबा करके और उसका गोश्त बना लिया, आप थोड़ी देर छोड़ दें, उससे जो है उससे ये होता है कि उनका गोश्त की जो एक्टिविटी अंदर मेटाबॉलिज्म है वो रुक जाए, तो उसके बाद आप उसको पका सकते हैं। जैसे आपने कहा कि खाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो यह है कि उसको प्रॉपर तरीके से पकाएं और दूसरी बात यह कि कम खाएं। भाई आपका गोश्त है, आपकी चीजें आप अगले टाइम पे भी खा सकते हैं। और हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ईद के सेकंड डे जब हम बैठे होते हैं, इमरजेंसीज में लोग आ रहे होते हैं, किसी का पेट खराब है, किसी को बुखार हो गया, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, तो और हम जो खाने पकाने में जो मसाले यूज करते हैं वो आपकी बात सही है कि बारबेक्यू खा लें, लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से खाएं और खुदा के लिए थोड़ा सा उसके साथ और चीजें भी खा लें। सैलड्स बने हुए हैं, कोई सब्जी साथ लेनी है तो ले लें और बाकी चीजों का फ्रूट का इस्तेमाल रखें, तो उससे जो है हमारे पेट नहीं खराब होते। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने उसका जिक्र नहीं किया, मैं एज ए डॉक्टर बताना चाहूंगा। जी 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 जी। हमारे जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनको जब हम देते हैं ना खाना वगैरह, अगर खाना इस किस्म का वो भी खा रहे हैं, सम टाइम किसी के दांत नहीं है, कोई सही चबा नहीं सकता, आप यकीन करें कि वो क्या करते हैं, बड़ी बोटी खा ली, वो फंस गई, अब इमरजेंसी हो गई, रात को 11 बजे जो है वो हॉस्पिटल पहुंच गए। अब वो एक इमरजेंसी का सिचुएशन है, कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हैं, तो प्रॉपर बुजुर्गों को जो भी खाना देना है वो अच्छी तरह पका के प्रॉपर तरीके से दें उस हवाले से। और जो गोश्त बनवाना है उसके लिए भाई थोड़ा एहतियात करनी है, वो सारी किरचियां कर देते हैं हड्डी बीच में। अच्छा काशिफ साहब, ये भी कहिएगा कि आप खाने की तो बता रहे हैं कि बिल्कुल ठीक बात है कि आप अच्छी तरह कुक किया हुआ तो वो आपको डाइजेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन आजकल चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो हमारे पास ना कुछ और सोल्यूशंस भी हैं। अब हम खाना दोपहर का हो या शाम का हो, आपको पता है ईद त्योहार पे जब हम ज्यादा खाना खाते हैं तो हमारे पास एक सोल्यूशन होता है फौरी डकार का, और वो ये होता है कि आप अच्छी भी कोई भी ड्रिंक ले लें, कोई भी आप ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक ले लें जिससे आपको लगता है ओ माय गॉड मुझे तो डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन अंदर जाके क्या मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। यू गाइस डोंट नो ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन क्या है, इसको कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना आप ले सकते हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। ये बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगर वैसे मैं ये बात कर दूं कि जितना मैं ड्रिंक्स के खिलाफ हूं तो शायद वो तो कंपनियों वाले मेरे पे जो है ना बैन लगा दें। बात ये है कि बात सिर्फ ये होती है कि हमारा एक दीन का तरीका जो मुस्लिम्स का हमारा एक हमें बताया गया हुआ है कि आप थोड़ी भूख रख के खाएं। आपके स्टमक के 3 हिस्से हैं, ठीक है ना, 2 हिस्से भर लें, एक हिस्सा खाली छोड़ दें, यकीन करें आपको डकार भी खुद ही आ जाएगा, हाजमा भी हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या, छोटी सी मैं बात करूंगा, हम जब खाते हैं तो हमारे स्टमक से या मैदे से रिसेप्टर्स होते हैं जो बताते हैं, जब वो भर जाए ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि मेरा पेट भर गया।
तो हम उस वक्त तक खाते रहते हैं। हमारी एडवाइस ये होती है कि उस सिग्नल का इंतजार ना करें, आपको पता है कि आपकी जितनी डिजायर है उतना खा लें और फिर छोड़ दें, क्योंकि सिग्नल बाज़ दफा लेट पहुंचता है। उस वक्त तक आप ओवर ईटिंग कर गए होते हैं, उससे फिर आपको आजमा नहीं हो रहा। फिर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं, कोई आप दूसरी दवाइयां ले रहे हैं, कोई आप भाग रहे हैं इधर उधर, तो वो चीज होती है। तो खाने में सिर्फ एतदाल रखें, और मेरा ये ख्याल है कि आप एक प्रॉपर मील ले लें दिन में, अगले 2 दिन भी होते हैं तो उस तरीके से खा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, तो एक वो और आपके चीज़ लिए जो हमने देखी है, जो आप फरमा रहे हैं, वाकई में जो बातें आपने की बड़ी दुरुस्त की, लेकिन अगर एक चीज़ जो हम देखते हैं मुसलसल, एक तो भैया रात को भाई फैमिली के हमरा हमने कढ़ाई छक ली, डिकार मार लिए, फिर कुछ दोस्तों के हमरा हम गए, भैया हमने कहा कि भैया बारबेक्यू भी करना है, पूरी रात वो पार्टी चलती रही, सुबह हुई तो भाई नाश्ते में फिर निहारी और ये चीज़ें, तो और ये सिलसिला 2-3 दिन बल्कि 4 दिन तक चलता है। आप सर क्या सजेस्ट करेंगे कि आप बीच में कोई और खुराक होनी चाहिए, सिर्फ गोश्त ही टारगेट होना चाहिए? सब्जी दालें कुछ इम्तिजाज? नहीं, आप सब्जी दाल की बात करके तो ईद खराब कर रही है ना। बात ये कि फ्रूट ही ले लें। फ्रूट्स बड़ी अच्छी चीज है, अच्छे आए हुए हैं, वो ले लें। देखिए फाइबर लेना है, फाइबर जो उसको जरूरी है हजम करने के लिए। देखिए जो कॉलोन कैंसर थे जो हमारे यहाँ पे नहीं होते थे पहले, अब आना शुरू हो गया कि आंतों की बीमारी है। वजह क्या हुआ? हमारा वेस्टर्न फूड हो गया जी। वेस्ट वाले हमारा काम कर रहे हैं, फाइबर बढ़ा रहे हैं। हम जो है मीट और इसके लिए चिकन और इन चीजों के अलावा सोचते ही कुछ नहीं है। बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको यही समझा रहे होते हैं। आपने ऐसी ऐसी चीजें देखी होंगी जो पहले कभी होती नहीं थी, कि सीने में जलन है जी, पे आजमा नहीं हो रहा, पहले कहाँ सुना था ये। जस्ट बिकॉज जैसे आपने बताया ओवर ईटिंग, एक खाने के बाद दूसरा खाना देखा वो भी ले लिया, तीसरा भी ले लिया, उससे भी गड़बड़ होती है। और सेकंडली जो है तो पेट भर के खाने वाली अच्छा बात। मामला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काश साहब, थैंक यू सो मच। मामला जो आप हमें एड्रेस कर रहे हैं, हम भी यही बार बार आवाम को कह रहे हैं, पब्लिक प्लीज आपने इस एतदाल का मुजाहिरा करना है। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और टिप्स दी है वो हर डॉक्टर आपको टिप्स देता है, हम दोनों डॉक्टर नहीं लेकिन फिर भी हम भी आपको यही टिप्स देते हैं कि खाएं, आपका गोश्त है आपकी फ्रिज में, आप दिन में 2 दफा खा लें, एक दफा कोई आप थोड़ा सा फाका कर लें, तो अपनी जान आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, आपके गोश्त से ज्यादा प्यारी आपको अपनी जान होनी चाहिए। तो अपना ख्याल रखें, ईद की तैयारी करें और ईद पर हाथ होला रखें। हमने आपसे लेनी है आप इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए इश्यूज के साथ। इसके अलावा आपका फीडबैक हमें बड़ा प्यारा है, वो आप ऑन एंड ऑफ हमें देते रहा करें सोशल मीडिया पे। अब लेंगे आपसे इजाजत, इंशाल्लाह कल करेंगे इनसे मुलाकात। बिल्कुल, अल्लाह हाफिज।